तो हम लोग ओपेम पढ़ रहे थे ना। तो ओपेम में यस सर। एक तो ब्लॉक डायग्राम हो गया था। एक तो ब्लॉक डायग्राम हो गया था, और उसकी प्रॉपर्टीज पे हम लोग थे, है ना, कि ओपेम की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और प्रैक्टिकल ओपेम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल। ये पढ़ना था हम लोगों को। तो एक बार जल्दी से रिवाइज थोड़ा सा कर लेंगे ओपेम के बारे में। बहुत लोग नहीं भी होंगे क्लास में जब क्लास चल रही थी, और बहुत लोग भूल भी गए होंगे। ठीक है। तो ओपेम में मैंने बताया था कि ऑपरेशन एक एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसमें एक या एक से अधिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिखाया था, उसमें भी देखा था आपने, चार डिफरेंशियल एम्पलीफायर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, बिकॉज इन विच टू और मोर देन टू डिफरेंस एम्पलीफायर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस अ गेन विच इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, उसका जो गेन आता है बहुत ही ज्यादा आता है। जिससे क्या होता है, गेन का मतलब क्या है, ये गेन इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि जब गेन ज्यादा है तो इसका मतलब आउटपुट भी हमारा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारा आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जब आउटपुट ज्यादा है तो गेन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा है। इसलिए हम ओपेम को यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि इसका जो गेन बहुत ही अगर ये 100% परफेक्ट आइडियल है ओपेम, तो कहते हैं कि इसका गेन इनफिनाइट आता है। लेकिन कोई भी चीज 100% परफेक्ट या आइडियल नहीं हो सकती है। तो डेट्स वाई इट्स गेन इज वेरी वेरी लार्ज, हम लिखते हैं बहुत ही ज्यादा आता है। इसका मतलब आउटपुट बहुत ही ज्यादा आता है। बहुत कम इनपुट पे भी आउटपुट बहुत ज्यादा हमें इसमें मिलता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ, कह सकते हैं बहुत ही अच्छा ये इसका एडवांटेज है ओपेम का, और हम इसको प्रिफर करते हैं। और इसके सिर्फ यही एक नहीं एप्लीकेशन है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ चार हैं एप्लीकेशन। लेकिन हम और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसका उतने डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, फिर हमें अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे हमारे पास सिलेबस हो गया, टाइम बच गया, जब हम रिवीजन कराएंगे तब अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे सिलेबस के बियॉन्ड द सिलेबस में। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर अप करना है। तो हमने इसमें एक चीज आपको और बताई थी, ओपेम कैन एम्पलीफाई सिग्नल एसी एज वेल एज डीसी सिग्नल। कि ओपेम एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है, क्योंकि जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। बैंडविड्थ मतलब हम कह सकते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने इसकी क्लास ली थी कि बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, और मैंने एग्जांपल भी दिया था स्टेशन ए स्टेशन बी का, कौशाम्बी आनंद बिहार का। नंबर ऑफ अकरेंस पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अभी 27 बच्चे आ गए। तो आप ये समझिए कि जब बैंडविड्थ ऑफ ओपेम इज वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ओपेम, आइडियल होगा तो इन्फिनाइट होगी। अब अगर हम आइडियल की बात करें, हमने कहा कि ये जो बैंडविड्थ है बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इस ओपेम के पास कोई भी सिग्नल किसी भी फ्रीक्वेंसी का आ जाए ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। भाई बैंडविड्थ इन्फिनाइट का मतलब क्या है, कि सिग्नल हैविंग एनी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर ओपेम के पास आता है देन इट कैन एम्पलीफाई सिग्नल। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर एक सिस्टम और हर एक डिवाइस की एक रेंज होती है। ठीक है, तो अगर ये प्रैक्टिकल ओपेम है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा भाई किसी भी फ्रीक्वेंसी का आ जाए उसको एम्पलीफाई कर देगा, है ना। तो अगर ये 100% परफेक्ट होता, आइडियल होता, देन इस बैंडविड्थ इज इनफिनाइट, तो वो किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता था। लेकिन जो प्रैक्टिकल ओपेम होता है उसकी जो बैंडविड्थ जो होती है मेगा हर्ज में होती है, कि ये मेगा हर्ज के सिग्नल भी अगर इसके पास आ जाए तो वो इजिली उसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, अगर हमारी एसी सिग्नल लिया जाए तो एसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो होती है 50 हर्ज। ठीक है, जो डीसी सिग्नल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होती है। और जो हमारा ओपेम है वो एम्पलीफाई कर सकता है लगभग, इसकी जो बैंडविड्थ कितने आ जाए, 1 मेगा हर्ट्ज तक सिग्नल। मतलब ये इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी इन्होंने, 1 मेगा हर्ट्ज 2 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल तक का अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी का कोई भी सिग्नल के पास आता है तो वो इसको इजिली कर देता है।
अब ये तो बात मेगा हर्ट्ज, और वहां तो हर्ज की बात हो रही है भाई, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, डीसी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज है। इसका मतलब दिस ओपेम कैन एम्पलीफाई एसी सिग्नल एज वेल एज डीसी सिग्नल। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल ओपेम है, जो उसकी टिपिकल वैल्यू है बैंडविड्थ की, वो 1 मेगा हर्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब इट कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब जो 0 से 1 मेगाहर्ट्ज के बीच में एसी और डीसी फ्रीक्वेंसी आती है, इट मीन्स दैट op-amp कैन एम्पलीफाई एसी सिग्नल एज वेल एज डीसी सिग्नल। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि op-amp क्या एसी या डीसी सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे यस इट कैन एम्पलीफाई सिग्नल एसी एज वेल एज डीसी बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज एंड दिस टू फ्रीक्वेंसीज लाई इन दिस रेंज। एसी की फ्रीक्वेंसी रेंज, डीसी की फ्रीक्वेंसी दोनों इसी रेंज में आती हैं, इसलिए ये दोनों सिग्नल्स को, चाहे एसी आ रहा हो चाहे डीसी आ रहा हो, दोनों को इजिली एम्पलीफाई कर देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का आपको ये मिल सकता है। बाकी एक क्वेश्चन ये मिलेगा, व्हाट इज ओपेम, व्हाई इट इज नेम्ड सो, कि ओपेम क्या होता है और इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही क्यों कहते हैं। तो मैंने बताया कि ओपेम इज ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन विच टू और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इट्स गेन इज वेरी वेरी लार्ज। इतना आप लिख देंगे। इसमें चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट कैन एम्पलीफाई एसी एज वेल डीसी सिग्नल। ठीक है, उसके बाद व्हाई इट इज नेम्ड, सो इसको हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही क्यों कहा। दिस ओपेम इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिकॉज इट परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये बेसिक फंक्शन जो है मैथमेटिक्स के, ये इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। उसके और भी एप्लीकेशन है along with the other application, that that is why it's also known as operation amplifier। ठीक है, तो ये आंसर आप, और क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, व्हाट इज ओपन, व्हाई इट इज नेम्ड। ठीक है, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया था आपको उसमें दो। हाँ, हाँ माइक बेटा, हाँ माइक बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप। मैं हेलो, बताया वो नोट में, नोट्स में तो जो बताया क्या कह रहे हैं बेटा। हाँ हाँ, जो मैंने बताया है वो नोट्स में है सर। नोट्स में सब कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं पे जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम अलग से आपको दे देंगे, आप उसकी टेंशन मत लें। ठीक है, नोट आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो आता है उसके हिसाब से मिलेंगे। नहीं होगा, अगर इस नोट्स में नहीं होगा तो मैं अलग से टाइप करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं सारे नोट जो मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं चेक कर लूंगा जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आते हैं वो टॉपिक वो उसमें अवेलेबल है कहीं पे, नहीं अवेलेबल, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो मैं अलग से टाइप करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लें। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दें कि क्या इसको क्यों ओपन ही बोलते हैं, क्यों इसको एसी और डीसी एम्पलीफायर क्यों, कैसे एम्पलीफाई कर देता है, क्या इसके रीजन है। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझो, नोट्स की टेंशन मत लो। नोट्स अभी तक आपको प्रॉपर वे में सब मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको मिलेंगे, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना, और मैं सेम डे ही फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक, नहीं होगा मैं टाइप करके अलग से इसी में कहीं अटैच कर दूंगा या अलग से भेज दूंगा। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई ओपेम क्या है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ओपेम ही क्यों कहते हैं, कि ये कैसे एसी डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दिस ओपेम इज ए स्मॉल आईसी मेड ऑन अ सिलिकॉन वेफर। बहुत छोटी सी आईसी है, इट हैज 8 पिन, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे 8 पिन का। और ये 1940s में लगभग जो है ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी ओपेम की आईसी। ठीक है, 1940 के आसपास ये ओपेम की आईसी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, और तब हम लगभग वो वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में यूज करके उसको डिजाइन करते थे। तब हमने इस आईसी का जो है इंट्रोड्यूस किया था इस आईसी को। आपको पता है कि आईसीस जो होती हैं बहुत स्मॉल इन साइज होती हैं, और उनका लो कॉस्ट भी बहुत कम होती है। ठीक है, और पोर्टेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी सब काफी अच्छी होती है। ठीक है, और लो पावर कंजम्पशन होता है। जो मैंने आपको एसएसआई में पढ़ाए थे एडवांटेज, एसएसआई एमएसआई, जो मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ाए थे आपको टेक्नोलॉजीज, उसके जो एडवांटेज है ये सारे एडवांटेज एप्लीकेबल यहाँ पे ओपेम की आईसी, क्योंकि क्योंकि दिस इज ऑल्सो आईसी,
और हमने इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी आईसी टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो एडवांटेज वो थी, हम सारी एडवांटेज यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन आईसी, तो वी कैन राइट द सेम एडवांटेजेस, क्योंकि ये भी आईसी है और हम आईसी टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। जो आईसी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज है वो इसी की एडवांटेज तो होंगी होंगी। ठीक है, तो वहां से आपका अगर एडवांटेज की बात पूछेगा तो वो सेम जो मैंने 5-6 आपको एडवांटेज बताई थी वो इजिली आप यहाँ पे सब लिख लेंगे। ठीक है, और मैंने अभी जब रिवीजन कराया था तो रिवीजन में भी वो चीज मैंने आपको बताई थी जब यीशु ने पूछा था एसएसआई एमएसआई के बारे में, जो पर्सनल क्लास हुई थी। ठीक है, तो वो एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वहां अगर आ जाएगा आईसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वहां भी यूज कर लेंगे, अगर यहाँ एडवांटेज पूछता है तो यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमने सिंबल भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि सिंबल कैसे बनता है इसका। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और उसके दो टर्मिनल निकालते हैं, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 आउटपुट होता है। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे, क्योंकि जब तक ये बेसिक्स नहीं पता होंगी आगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से आपको आगे लेके चल रहे हैं जहां पे हम लोग छोड़ा था। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कवर अप भी हो जाएगा। तो हमने कहा था कि ओपन हैज टू इनपुट टर्मिनल्स। ठीक है, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जहां से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, और एक टर्मिनल था आउटपुट टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं पिन नंबर 6, जहां से हम आउटपुट लेते थे। ठीक है, बट टोटल जो पिंस थी इस आईसी में वो टोटल पिंस थी 8। ठीक है, तो 8 में से 3 पिन तो ये हो गई, 2 पिन कौन सी थी, 4, पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर आपकी 7, जहां पे हम पावर सप्लाई देते थे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को ऑपरेट कराने के लिए देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, क्योंकि मोबाइल ऑपरेट करा रहे हैं तो हम इसको क्या दे रहे हैं, बैटरी लगी हुई मोबाइल में। ठीक है, ठीक है, तो हम उसको पावर कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, टीवी चलानी है तो उसको हम पावर सप्लाई देते हैं। तो किसी भी चीज को ऑपरेट करने के वी मस्ट हैव टू गिव अ पावर सप्लाई, तो इसीलिए हम पिन नंबर 4 पे निगेटिव सप्लाई देते हैं, पिन नंबर 7 पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। अब हमारी 3 तो 5 पिन हो गई। ठीक है, दो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, 2 पावर सप्लाई हो गया। ठीक, अब हमारे पास बची 3 पिन बची। ठीक, एक पिन नंबर 1, एक पिन नंबर 5, एक पिन नंबर 8। पिन नंबर 8 के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज एनसी यानी कि नॉट कनेक्टेड। इसको हम कभी भी कहीं भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम तब भी उसको यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने बताया था कि क्या रीजन दिया था हमने, किसी को याद है कि वाई पिन नंबर 8 इज यूज्ड हियर बट देयर इज नो यूज ऑफ दिस पिन। इसका पिन का कोई भी कहीं भी यूज नहीं होता है, इस पर लिखा भी है नो कनेक्शन। ठीक है, नो कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम इसको पिन नंबर को 8 को क्यों बनाते हैं, जब इसका कोई यूज ही नहीं है कहीं भी। जब किसी चीज का यूज नहीं है देन व्हाई वी आर अगेन एंड अगेन राइटिंग हियर, क्यों हम उसको एक अलग से पिन फालतू बना रहे हैं। अपनी कॉस्ट भी देखा जाए तो, या कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस हो ही रहा है, चाहे भले वो 25 पैसे हो रहे हो, बट देयर इज सम एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो पिन नंबर 8 यहाँ पे देखो दिख रखा है एनसी, तो मैंने इसका एक रीजन दिया था, किसी को याद हो क्या था वो, वाई दिस पिन यस सर, 80। सर इवन नंबर में हाँ रखते हैं हमेशा। सर इवन फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पिन नंबर जो भी आईसीस होंगी देयर मस्ट बी इवन नंबर आईसी। ठीक है, दूसरी बात हमने बताई थी, टू प्रोवाइड द प्रॉपर ग्रास्प इन द पर्टिकुलर आईसी होल्डर, जो होल्डर होगा जिसके अंदर हम इसको फिट करेंगे, जिसके अंदर हम इसको लगाएंगे, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो कनेक्शन टू प्रोवाइड द प्रॉपर ग्रास्पिंग पावर, जिससे क्या है कि वो ऐसा ना हो कि हिले। ठीक है, अपने सॉकेट में इजीली जाके सेट हो जाएगी, और फिर हम कोई भी इस पे प्रेशर भी पड़ेगा तब भी ये बाहर लूज, मतलब कनेक्शन लूज नहीं होगी, इट विल ऑपरेट ऑटोमेटिकली स्मूथली, अपने स्मूथली काम करती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द 8 पिन्स यूज्ड इन दिस आईसी। ठीक है, पिन नंबर 1 और हाँ अभी पिन नंबर 1 और 5 का रह गया था, बाकी हो गई। पिन नंबर 1 और 5 को हमने ऑफसेट नल बोल रखा है। ठीक है, तो ऑफ नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब जीरो है ना, नल मीन्स जीरो। ऑफसेट नल, अब ऑफसेट नल का मतलब क्या हो सकता है, किसी को याद है मैंने क्या बताया था, वाई दिस पिन नंबर 1 एंड 5 इज नोन एज ऑफसेट नल। किसी को नहीं याद है? और इन पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस आईसी में। ठीक है, अच्छा
ऑफसेट नल का मतलब क्या है कि जैसे सपोज को हम इस आईसी को कोई भी इनपुट नहीं दे रखे, सर ये दे रहे। नलीफाई करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोज को पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 है, ठीक है, इस पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, हमने दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे ना के बराबर इनपुट प्रेजेंट है, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे 0.000 समथिंग, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, दिस पिन नंबर 1 and 5 विल स्टार्ट देयर वर्क ऑटोमेटिकली। ये क्या करते हैं, इस जो ना के बराबर आउटपुट प्रेजेंट है उसको नलीफाई यानी जीरो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अभी 0.001 है, अब ये क्या करेगा, 0.0000001 कर देगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बट होता है ड्यू टू सर्किट इम्बैलेंस, क्योंकि कोई भी चीज हम 100% परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए था, बट देर इज सम नेग्लिजिबल output is present. So this pin number 1 and 5 is trying to nullify that negligible output present in the OPM IC. That's why it is known as offset null. ठीक है, क्लियर भाई, कि पिन नंबर वन, इसका 1 और 5 का वर्किंग कंसेप्ट क्या है, क्यों यहाँ पे इसको यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी क्या कहता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपेम। तो ओपेम में फिर क्या करना है, आपको ये आईसी बना देनी है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अभी फिर से दिखा दूंगा। वो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना के पिन नंबर 1 क्या है, पिन नंबर 2 क्या है, पिन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू राइट इस वन लाइन अबाउट ईच जो है पिंस, ठीक है, बस आपको उसका हर एक पिंस के बारे में एक एक लाइन आप डिस्क्राइब कर देंगे तो उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो पेपर में 5 मार्क्स का पूछ सकता है, बट फिलहाल अभी तक कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। ठीक है, मे भी पेपर कैसे भी कोई सेट कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। ठीक है, सिलेबस में है तो पिन कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर जब आपका वाइवा होगा, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होगी, तो लैब में भी ओपन पे कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा जरूर, ओपन ऐसे ऐड जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एग्जामिनर आएगा वो पिन कॉन्फ़िगरेशन पूछता है कि भाई बताइए पिन नंबर 2 पे क्या करते हैं, पिन नंबर 6 से क्या करते हैं। तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए वाइल ऑपरेटिंग द ओपन, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सपोज को ओपन की आईसी ऑपरेट कर रहे हैं, हम पिन नंबर 2 से आउटपुट ले रहे हैं और पिन नंबर 6 पे इनपुट दे रहे हैं, तो आईसी विल बी डैमेज। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से खराब हो जाएगी, ऐसी डैमेज हो जाएगी। तो जब तक हमें इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें किसी भी आईसी को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक आईसी का एक अलग डिफरेंट पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा नहीं कि जो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन सेट है वो सभी के लिए एप्लीकेशन, अलग से अपना ही पिन कॉन्फ़िगरेशन, कोई 40 पिन आईसी होगी, ठीक, कोई 32 पिन आईसी होगी। ठीक है, जब ये आप जब सेकेंडरी में आएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे, 40 पिन की आईसी पढ़ेंगे, 32 पिन की आईसी पढ़ेंगे, 8085 पढ़ेंगे, 8086 पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे आप आगे, है ना। तो हर एक आईसी का एक अपना पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए हम बिना नॉलेज के उस पर कोई भी कहीं भी सप्लाई या कहीं से कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 80 से डमी पिन। डमी पिन आपको पता है डमी का मतलब क्या होता है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। तो पिन नंबर 80 इज डमी पिन। अब ये ब्लॉक डायग्राम भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, व्हाट इज द ब्लॉक, ये पूछ सकता है कभी कभी में, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ओपेम विद ब्लॉक डायग्राम। तो मैंने कहा था कि ओपेम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इसके ओपेम में 4 डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक दूसरे से डायरेक्टली कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ओपेम का ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे। फर्स्ट स्टेज इज इनपुट स्टेज, सेकेंड स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड स्टेज इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड फोर्थ लास्ट स्टेज इज द आउटपुट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने बताया था कि इनपुट स्टेज क्या होता है। ठीक है, इनपुट स्टेज पे मतलब कि वी आर गिविंग इनपुट टू द आइदर इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और वी गिविंग इनपुट ओनली वन इनपुट, एनी वन टर्मिनल, जैसे हम 2 पे दे रहे हैं या पिन नंबर 2 पे दे रहे हैं तो 3 पे नहीं दे रहे हैं, या तो हम दोनों पे दे रहे हैं या 3 पे दे रहे हैं तो 2 पे नहीं दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस पे इनपुट देना चाहते हैं, हम उस आईसी को किसके अकॉर्डिंग काम कराना चाहते हैं। जैसे हम एडर काम कराएंगे तो उसका सर्किट डायग्राम अलग हो जाएगा, सब्ट्रैक्टर काम कराएंगे तो दोनों पे इनपुट देना पड़ जाएगा, इंटीग्रेटर काम कराएंगे तो उसका सर्किट कुछ अलग हो जाएगा। वो डिपेंड, क्योंकि भाई जब हम
डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो उसका डिफरेंट सर्किट भी होगा, जाहिर सी बात है। तो कहाँ पे इनपुट देना है, कहाँ पे इनपुट नहीं देना है, वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है और क्या हम उससे काम करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है हम इस पे जीरो दे दें इन्वर्टिंग वाले पे, या हो सकता है हम पहले वाले जीरो दे दें, या हम दोनों पे दोनों पे एक पे 5 दे दें, एक पे 2 दे दें। देन दिस इनपुट विल बी गोस टू द इनपुट स्टेज। अब इस जो इनपुट स्टेज के अंदर जो सर्किट लगा है उसका नाम है डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब दिस सर्किट इज इनबिल्ट इन दिस स्टेज। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये इस इनपुट स्टेज का नाम है जो इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है। कौन सा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी कि यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा उसका डिफरेंस होकर आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 3 दिया, तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 3 दिया, तो यहाँ पे 3 -3 मिला, है ना। वो डिपेंड करेगा कि कैसा हम इस पे कितना इनपुट दे रहे हैं, बस ये उसको डिफरेंस करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। और बैलेंस आउटपुट देगा। क्या है? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, मतलब कि 5 अगर यहाँ है, यहाँ 3 है, तो ये 2 आउटपुट देगा। ठीक, और उसको बूस्टअप कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, बट उसका आउटपुट 2 ही रहेगा। बस उसकी जो है एम्पलीफाई होकर अच्छा हो जाएगा बस। ठीक है, उसके बाद इंटर, और ये क्या करता है, ओवरऑल जो है गेन, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। हमने बताया था जिसका इनपुट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो वो डिवाइस उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। कि जो हमने 7 प्रॉपर्टीज आपको कुछ बताई थी, ठीक है, उसमें कहा था कि इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफिनाइट फॉर आइडियल ओपन, और आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो। मैंने एग्जांपल भी दिया था जनरेटर का, फिर से बता देंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट स्टेज क्या करता है, एक तो ये इट विल इंक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन। ठीक है, मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस और बढ़ा देता है जिससे हमारा डिवाइस अच्छा हो जाए। तो इसके अंदर सर्किटरी ये लगी है ना, इसके सब काम यही है। डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हमने इसका सर्किट लगाया है, इट विल इंक्रीज द ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन एंड प्रोवाइड द गेन ऑफ एन ओपन। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है। फिर इसके अंदर जो आया इंटरमीडिएट, तो जो आउटपुट जो था हमारा इनपुट स्टेज का, इट बिकम द इनपुट ऑफ इनपुट इंटरमीडिएट स्टेज। तो इसका आउटपुट अब यहाँ पे इनपुट बन गया। इसके अंदर जो सर्किट लगा है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो जो हमें यहाँ पे 2 मिला था, अब ये क्या करेगा, उसको जितना मैक्सिमम एम्पलीफाई कर सकता है, मतलब अनबैलेंस्ड आउटपुट, जितना वो मैक्सिमम अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो गेन कब ज्यादा होगा, जब उसका आउटपुट बहुत ज्यादा हो। तो दिस स्टेज विल प्रोवाइड द ओवरऑल गेन ऑफ द ओपन, जितना मैक्सिमम आउटपुट ये प्रोड्यूस कर सकता है, इट विल प्रोड्यूस इन दिस स्टेज, और उसको एम्पलीफाई कर देगा, क्योंकि हम डिफरेंस एम्पलीफायर है तो एम्पलीफाई तो करेगा ही, और जितना उसको अच्छा करना, बूस्टअप करना, वो कर देगा। उसके बाद थर्ड स्टेज है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। इसके अंदर लगा है सर्किट का नाम है एमिटर फॉलोवर। एमिटर फॉलोवर यूजिंग करंट कांस्टेंट करंट सोर्स, यानी कि इसके अंदर ऐसा सर्किट लगा है जहां पे करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, और उसका नाम है एमिटर फॉलोवर। कि आप पढ़ेंगे जब सेकेंडरी में आएंगे, ठीक है, एनालॉग सर्किट का सब्जेक्ट आएगा, तो उसके अंदर ये एमिटर फॉलोवर, ये सारे सर्किट्स आएंगे, डिफरेंशियल पुश पुल एम्पलीफायर सब उसके अंदर आएगा। तो उसमें आप सब चीजें पढ़ेंगे। अभी बस आप ये ध्यान कर रखें कि इसके अंदर जो सर्किट लगा उसका नाम ये होता है। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, खाली ये बना देंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें पता है तो वी हैव टू राइट दैट। ठीक है, तो अब ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 5 में से 3 माइनस हुआ, 5 आपने दिया नॉन इन्वर्टिंग पे, इन्वर्टिंग पे दिया 3, तो 5 में 3 2 आया, 2 पॉजिटिव का आया। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव, यानी कि ये अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। जो डीसी लेवल जैसे एक्स एक्सिस होगी ना, तो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। तो इट विल शिफ्ट द सिग्नल टू ए डिफरेंट डीसी लेवल, यानी कि उसको ऊपर शिफ्ट करना या नीचे शिफ्ट करना, पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके अकॉर्डिंग इट विल शिफ्ट द सिग्नल टू अ डिफरेंट डीसी लेवल। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज, कि इसको शिफ्टिंग करने अकॉर्डिंग टू द लेवल, कि सिग्नल कैसा जो है एम्पलीफाई होके पॉजिटिव था, निगेटिव था, अकॉर्डिंग टू द इनपुट विच वी आर गिविंग हियर, उसके अकॉर्डिंग इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, देन आफ्टर दैट आउटपुट ऑफ लेवल शिफ्टिंग स्टेज विल गो टू द आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज डिक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन, क्योंकि जिस जिस डिवाइस का आउटपुट रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो डिवाइस हमारे लिए उतना अच्छा होता है। ये भी मैंने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर की मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो कि 500 ओम, 500 मेगा ओम है, और हमने उस पर 20 मेगा ओम पहले से डाल दिया लोड,
ठीक है, तो वो 30 मेगा ओम को ही ड्राइव कर पाएगा। अगर उसका आउटपुट लोड पहले से जीरो होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस पहले से जीरो होगा, तो इसका मतलब इट कैन ड्राइव लोड विद इट फुल कैपेसिटी, यानी कि 50 मेगा ओम के लोड को ही वो चला सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है इसलिए हर डिवाइस का आउटपुट रेजिस्टेंस जितना जीरो होता है वो डिवाइस उतना ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो उतना मैक्सिमम लोड ड्राइव कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। ठीक है, जैसे ये एक जनरेटर है, जनरेटर पे हम उसकी कैपेसिटी लोड डालते हैं, तो लोड बेचारा जनरेटर क्या है, बंद हो जाता है, क्योंकि मतलब वो उससे ज्यादा मैक्सिमम लोड ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पहले से इस पर लोड डाल देंगे तो उतना वो लोड कम चला पाएगा, तो इसलिए हम आउटपुट रेजिस्टेंस को जितना जीरो मतलब मिनिमम कर सकते हैं उतना डिवाइस हमारे लिए अच्छा होता है। तो दिस स्टेज डिक्रीजेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एन ओप एम्प, जो भी उसको जीरो करता है और डिक्रीज करता है, एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी वर्किंग लिखनी है, जो मैंने आपको समझाई थी, और एक तरीके से आपका आज रिवीजन भी हो गया। तो ये देखो सारा हम यहाँ पे दे रखा है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज क्या है, चौथी स्टेज क्या है, उस तरीके से आप अपने अपने हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आती है कि ओपन ओपन का क्या है, इनपुट मोड्स। ओपन के कितने मोड्स हो सकते हैं? ठीक है, कितने मोड से हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं? ठीक है, अब एक आता है भाई, सबको समझ में आ रहा है? जहां पे समझ में ना आए प्लीज आप लोग पूछ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो बार बार उस पर इतना टाइम वेस्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा बेकार ही होगा, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा तेज तेज भाग रहे हैं ताकि अगले टॉपिक पे हम जल्दी पहुंच सकें और आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक। अब ये ओपन इनपुट मोड्स ये नहीं हुआ था उस समय, तो ओपन इनपुट मोड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक है सिंगल एंडेड मोड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ओपन के दो इनपुट्स होते हैं। ठीक है, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, इन हम इसमें क्या करें, सिर्फ हम एक ही इनपुट पे इनपुट दें, दूसरे को हम जीरो कर दें या ग्राउंड कर दें, तब वो कहलाता है सिंगल एंडेड मोड। व्हेन वी आर गिविंग इनपुट टू ओनली वन ऑफ द इनपुट, और जो दूसरा टर्मिनल है उसको चाहे ग्राउंड कर दे चाहे जीरो वोल्ट दे दे, तब वो कहलाता है सिंगल एंडेड मोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये जो पहला फिगर देखिए यहाँ पे देखा, ये जो पहला वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल था, यानी कि निगेटिव टर्मिनल पे हमने यहाँ पे वीन सप्लाई दे रखी है। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था नीचे देखिए, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है। तो ये जो हो गया हमारा सिंगल एंडेड मोड हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वाले को हम ग्राउंड कर दें, दूसरे वाले पे इनपुट देने, लेकिन हम इनपुट तो एक ही पे दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा सिंगल एंडेड मोड। जब हम दोनों में से किसी भी एक इनपुट पे इनपुट दें और दूसरे पे इनपुट ना दें, तब वो कहलाएगा हमारा सिंगल एंडेड मोड। ठीक है भाई? ठीक है, ये दोनों फिगर यस सर। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक चीज मुझे और बतानी है। ये देखो यहाँ पे हम जो इनपुट दे रहे थे वो पॉजिटिव से शुरू हो रहा था, ठीक है, निगेटिव पे खत्म हुआ था। लेकिन जो इसका आउटपुट आया वो निगेटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव पे खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट कहाँ दिया है, निगेटिव टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इट विल प्रोड्यूस ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो अभी हम जब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे ना, तो डेरिवेशन में निगेटिव साइन लग के आ जाएगा। तो निगेटिव साइन बताता है ये कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो रिवर्स होके मिलेगा। तो इस जब हम इन्वर्टिंग निगेटिव पे देंगे तो आउटपुट हमें उल्टा मिलेगा। जब देखो हम पॉजिटिव पे देंगे, पॉजिटिव में दिया तो पॉजिटिव देखो वेव से शुरू हो रही थी, तो आउटपुट भी पॉजिटिव से शुरू हो रहा है ना। तो इसको बोल देते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, तो ये अभी सब आगे आएगा, इनके सबके डेरिवेशन भी आएंगे। अभी बस खाली जितना जितना समझाते जा रहे हैं उतना उतना समझते जाओ। तो आज जब हमने इस पे दिया पॉजिटिव पे, तो आउटपुट हमें सेम फेस पे मिलेगा, कोई भी आउट ऑफ फेस नहीं होगा। जब हम इन्वर्टिंग पे देंगे तो हमें फेस आउटपुट मिलेगा आउट ऑफ फेस, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं। तो इन्वर्टिंग का मतलब ही होता है इन्वर्ट करना, जस्ट गिव द अपोजिट आउटपुट। ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसा आउटपुट चाहिए कि भाई उसका जस्ट उल्टा मिले, देन वी विल गिव इनपुट टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। जब हमें सेम आउटपुट चाहिए, बूस्टअप होके बढ़िया आउटपुट चाहिए, देन वी गिव द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल एंडेड मोड।
अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल या डबल एंडेड मोड। ठीक है, डबल एंडेड मोड में क्या है कि हम इनपुट दोनों टर्मिनल्स पे देंगे। ठीक है, ठीक है, डबल दोनों टर्मिनल्स पे हम इनपुट देंगे। व्हेन वी आर गिविंग इनपुट टू द बोथ टर्मिनल्स ऑफ एन ओपन देन इट इज नोन एज डबल एंडेड और डिफरेंशियल मोड। ठीक है, तो अब जब डबल की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम नॉन इन्वर्टिंग पे भी दें, इन्वर्टिंग पे भी दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट किसके हिसाब से मिलेगा वो डिपेंड करता है कि इस पे बड़ा है या इस पे बड़ा है इनपुट। तो जैसा हमने बताया था ना कि लेवल शिफ्टिंग स्टेज, तो उस सिग्नल का जो आउटपुट आएगा कि वो कहाँ शिफ्ट करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो इन दोनों का कंसिडरेशन करके उसके हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। तो दिस इज नोन एज डबल एंडेड मोड ऑफ ओपन। क्लियर है भाई? सिंगल एंडेड मोड, डबल एंडेड मोड सभी लोगों को क्लियर है? क्योंकि ये पहले नहीं पढ़ाया था मैंने, पहले नहीं हो पाया था। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है कॉमन मोड। कॉमन मोड का मतलब क्या है? सर हाँ, हाँ बेटा, हाँ मयंक। सर एक वो डबल वाला सर वो बता देना डबल वाले में बस हम बेटा कुछ नहीं करना है। डबल, अरे यार एक्चुअली मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है अभी, शायद लाइट चली गई है, और थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बस बता रहा हूँ। डबल एंडेड में क्या है, हमें दोनों इनपुट पे हमें इनपुट देना है। ठीक है, हम किसी पे भी 5 कर सकते हैं, किसी पे भी 2 कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कैसा इनपुट आ रहा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट वी आर गिविंग इनपुट टू बोथ द टर्मिनल्स। जब हम दोनों टर्मिनल्स को इनपुट दें, ठीक है, तब जो वो मोड कहलाता है वो डबल एंडेड मोड कहलाता है। अब जब हमने दोनों पे इनपुट दिया है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउट ऑफ फेस मिलना चाहिए या सेम फेस में मिलना चाहिए, है ना, ये भी चीज डिपेंड करती है। तो वो आउटपुट किस हिसाब से मिलेगा वो ये देखेगा, चेक करेगा कि जो हमारा इन्वर्टिंग है उस पे आउटपुट बड़ा है या नॉन इन्वर्टिंग पे बड़ा है। मान लो कि इन्वर्टिंग पे बड़ा है तो 5 है, वो -5 हो गया, उस पे +3 है, तो आंसर क्या मिलेगा हमको? -2 मिलेगा, है ना, -2 मिलेगा। अब -2 मिला यानी कि हमको आउट ऑफ फेस मिलेगा, यानी कि तो हमें जो वेवफॉर्म बनेगी वो निगेटिव से बनेगी। अब मान लो कि नॉन इन्वर्टिंग पे 5 होता और इन्वर्टिंग पे 2 होता, तो वो -2 हो जाता, तो 5 - 2 = 3, तो +3 आंसर है। तो वो कहाँ मिलेगा? हमें सेम फेस में मिलेगा, नहीं आउट आउट ऑफ फेस नहीं मिलेगा, वो पॉजिटिव से शुरू होगा। बात समझ में आई मैं बेटा? यस सर। हाँ, तो डबल एंडेड का मतलब बस यही है कि इट व्हेन वी आर गिविंग इनपुट्स टू बोथ द टर्मिनल्स, जब हम दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट दे देते हैं, देन इट इज नोन एज डबल एंडेड मोड ऑफ ओपन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कॉमन मोड की, कि कॉमन मोड क्या होता है। कॉमन मोड का मतलब क्या है कि जो हमारा ओपन है, ओपन के दोनों टर्मिनल्स पे हम सेम इनपुट दे दें। ओपन के दोनों टर्मिनल्स पे जब हम सेम इनपुट दे दें, देन इट इज नोन एज कॉमन मोड ओपन। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पे ही 5 जा रहा है, दूसरे पे ही 5 जा रहा है, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि एक पे भी हमने इन्वर्टिंग पे ही 5 दे दिया और उस पे भी 5 दे दिया। ठीक है, तब हम उसको बोल देंगे वो क्या है, नॉन इन्वर्टिंग, वो कॉमन मोड। ठीक है, तब वो हमारा कहलाएगा कॉमन मोड ओपन। क्लियर है? एक मिनट होल्ड करना, लैपटॉप जरा मैं स्टार्ट कर लूं। आज लाइट का बहुत इशू हो रहा है, मोबाइल की बैटरी जो है बहुत वीक हो गई है, और इन्वर्टर का पॉइंट मुझे करना है 2-3 सॉकेट में, वो रोज रह जाता है। आज कर लेंगे, आज कर लेंगे, उसको भी कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? ये तो कॉमन मोड पे आ जाते हैं। ये देखिए कॉमन मोड, दिस इज नोन एज कॉमन मोड। अब हम इस कॉमन मोड पे क्या कर रहे हैं? देखो दोनों पे हमने एक सप्लाई दे दी, इन्वर्टिंग को, और इसको हमने क्या कर दिया, ओहो बैटरी जाने वाली है फिर से।
भाई लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, देखो हमने दोनों टर्मिनल पे एक ही सप्लाई दे दी, ठीक है। तो व्हेन वी आर गिविंग सेम सप्लाई और टू बोथ द टर्मिनल्स, देन इट इज नोन एज कॉमन मोड। और इसमें जाहिर सी बात हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों? आइडियली या जीरो आउटपुट वोल्टेज शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन, क्योंकि मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, तो ये डिफरेंस करके देगा तो आउटपुट जीरो ही मिल रहा है। तो ये कंडीशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। मान लो मयंक ने उधर से इन्वर्टिंग पे 5 दे दिया और अंकित ने उधर से नॉन इन्वर्टिंग पे +5 दे दिया, एक पे -5 पहुंच गया, +5 पहुंच गया, तो ऑपम तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये तो सीधे डिफरेंस करके जीरो दे देगा, देन वी विल गेट द आउटपुट जीरो। तो जो हमारा जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज है, वो सिग्नल को ना ऊपर स्टेज शिफ्ट करेगा ना नीचे शिफ्ट करेगा, बस जो एक्स एक्सिस की जो डीसी लेवल होगा वही हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर 3 मोड्स ऑफ कॉम उसका ओपन की 3 मोड्स हैं, सिंगल एंडेड मोड, डबल एंडेड मोड और कॉमन मोड। ये 3 तरीके से हम इसको आउटपुट दे सकते हैं, सॉरी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन की हमने आपको बताई थी 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये पेपर में 100% क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबर का। या तो आएगा राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपन, या इस तरीके से आएगा एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपन, या आएगा कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपन विद प्रैक्टिकल ओपन, ठीक है। इस तरीके से मतलब 100% ये कुछ आए ना आए ओपन से, ये तो आएगा ही आए, सेट पैटर्न फिक्स है क्वेश्चन। क्योंकि ओपन की जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम सब कुछ आगे करते हैं, जो भी डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सारी प्रॉपर्टीज में मतलब 3-4 प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो डेरिवेशन हम कर ही नहीं सकते। जैसे हम कोई भी मैथमेटिक्स में डेरिवेशन करते हैं ना, तो लिखते हैं लेट अस सपोज दैट या कंसीडर दिस। तो ऐसे ही इसमें कुछ जो है आइडियल ओपन की कहानी, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रैक्टिकल ओपन में आइडियल कंडीशन फुलफिल नहीं होती, क्योंकि बैंडविड्थ कह रहा है इन्फिनिट, इन्फिनिट बैंडविड्थ किसी चीज की नहीं हो सकती, वेरी वेरी हाई होती है। लेकिन अगर हमें कोई चीज प्रूफ करना है, देन वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है वहां पे। अगर हम यूज नहीं करेंगे देन वी आर नॉट एबल टू ड्राइव एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहली इसमें प्रॉपर्टी क्या है, ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ आइडियल ओपन इज इन्फिनाइट। जो उसका गेन होता है अगर वो आइडियल ओपन है तो वो इन्फिनाइट होगा, मतलब ए इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन वी इन, यानी वी आउटपुट अपॉन वी इन, जब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तभी इन्फिनाइट आता है, यानी कि इनपुट हो गया जीरो और आउटपुट हो गया बहुत ज्यादा। तो जब ऐसा क्या पॉसिबल है हम इनपुट दें ही ना हमें आउटपुट मिल जाए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये आइडियल होगा तो अगर जरा सी भी कहीं से ना के बराबर इनपुट मिल गया, ये इट विल गिव सम मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो इसका कहते हैं जो गेन होगा वो इन्फिनाइट होगा फॉर केस ऑफ आइडियल ओपन। लेकिन अगर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आईसी होता है, तो प्रैक्टिकल आईसी बोलते हैं जो गेन आता है वो 2 × 10⁻⁵ इतना लगभग गेन आता है, तब भी आउटपुट बहुत ज्यादा है भाई, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। इट इज ए वेरी वेरी हाई आउटपुट देखा जाए तो, ठीक है। दूसरा कहते हैं इनपुट इंपेडेंस। इनपुट इंपेडेंस इज इन्फिनाइट, जैसे मैंने कहा था कि इनपुट इंपेडेंस आइडियल ओपन का इन्फिनाइट होता है। क्यों रखते हैं किसी भी चीज का इनपुट इंपेडेंस इन्फिनाइट या बहुत बहुत ज्यादा? अगर प्रैक्टिकल ओपन होगा तो इनपुट इंपेडेंस बहुत ही ज्यादा होगा, लगभग 2 मेगा ओम, जो उसकी वैल्यू लेते हैं वो 2 मेगा ओम के बराबर लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो इनपुट इंपेडेंस की है आइडियल ओपन की, वो आइडियल ओपन की तो इन्फिनाइट होगी, जो प्रैक्टिकल ओपन होगी उसकी कहते हैं लगभग 2 मेगा ओम के बराबर होती है। तो जो इनपुट इंपेडेंस इन्फिनाइट इसलिए रखते हैं कि हम इनपुट सेक्शन में कोई भी छेड़खानी ना कर सकें। वी डोंट अटैच एनी लोड टू द इनपुट सेक्शन। तो जाहिर सी बात है हम इनपुट सेक्शन पे कोई लोड डालते ही नहीं है, जो भी लोड डालते हैं वो आउटपुट पे डालते हैं, और डाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका पहले से इनपुट इंपेडेंस इतना ज्यादा होता है कि हम वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जिस डिवाइस का इनपुट इंपेडेंस जितना ज्यादा होगा वो डिवाइस हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है आउटपुट इंपेडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट इंपेडेंस क्या है? जीरो। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी डिवाइस जिसका आउटपुट इंपेडेंस जीरो हो, ठीक है, इसका मतलब इट कैन ड्राइव अ मैक्सिमम लोड, तो वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो आउटपुट इंपेडेंस ऑफ आइडियल ओपन में जीरो
and in for practical op-amp is 75 ohm. तो जो हमारा ओपम है, अगर प्रैक्टिकल ओपम है तो उसका लगभग 75 ओम के पास वैल्यू आती है प्रैक्टिकल ओपम की. अगर आइडियल ओपम होता तो उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है या आउटपुट इंपेडेंस है वो 0 होता है. ठीक है, तो ये हो गया. और दूसरा एक आता है हमारा इसमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. कॉमन मोड, जैसे ना मैं कहता कॉमन मोड यानी कि कॉमन मोड ऑपरेशन, यानी कि हम दोनों इनपुट पे एक ही इनपुट दे दें तो उसको बोलता है हमने कॉमन मोड. ठीक है, अब इसने कहा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. हम ऐसा ना करें कि हम कॉमन मोड पे दे ही ना पाए इनपुट. क्यों? क्योंकि जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन. अब ये कहते हैं जो आइडियल ओपम होता है उसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है जो बोलते हैं CMRR. शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज CMRR. इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन. ये इन्फिनाइट कब होगा? जब कॉमन मोड गेन 0 हो जाए. तो हमें पता भी कॉमन मोड का आउटपुट 0 आता है. जब ये 0 हो गया तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा. यानी कि अगर ये प्रैक्टिकल आईसी है, अगर ये आइडियल आईसी है तो उसका CMRR होना चाहिए इनफिनाइट. और अगर प्रैक्टिकल होगा तो कहते हैं इसका 90 डेसिबल होना चाहिए. क्योंकि जो प्रैक्टिकल ओपम होता है जो चेक किया, प्रैक्टिकल ओपम का CMR जब निकाला बाय कैलकुलेशन तो उनको 90 dB मिला. लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल होता और ये आइडियल होता, मतलब कि 100% परफेक्ट होता, तो उसका जो CMRR मिलता वो इन्फिनाइट मिलता. तो पेपर में पूछ लेता है डिफाइन CMRR. तो CMRR डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन. अब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का मतलब क्या है? जब हम दोनों इनपुट पे अलग अलग इनपुट दें तो जो हमें गेन मिले बी आउटपुट अपॉन बिन, वो हो गया डिफरेंशियल वोल्टेज गेन. जब हम कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या हुआ? जब हम दोनों इनपुट पे एक सप्लाई दें कॉमन, उस पे जो हमें गेन मिले, यानी कि वी आउटपुट अपॉन विन, तो क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा. ठीक है, तब जो हम रेशियो निकालें वो रेशियो कहलाएगा कॉमन मोड रेशियो. एक बार हम डिफरेंशियल गेन निकाल लें, एक बार हम कॉमन मोड गेन निकाल लें, उसका रेशियो निकाल दें, देन इट इज नोन एज CMRR. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभी. ये जो 3 टॉपिक है ना, CMRR, स्लीव रेट और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, इन तीनों में से कोई भी 2 डेफिनेशन पेपर में पूछ लेता है इन 2 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं. पहला जो क्वेश्चन आता है राइट आंसर इन शॉर्ट फॉर्म में, तो 2 नंबर की यहाँ से प्रॉपर्टीज तो आती ही आती हैं. ये तो 7 प्रॉपर्टी आएंगी ही आएंगी, लेकिन इनकी डेफिनेशन भी अलग से आ जाती हैं. ठीक है, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन. ठीक है, अब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन क्या होता है? जब हम दोनों इनपुट पे अलग अलग इनपुट दें तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी इन. तब जो हमें गेन निकलेगा वो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कहलाएगा. कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होता है? जब हम दोनों इनपुट पे एक ही सप्लाई दे दें, तब जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट हो गया. गेन कैसे निकालेंगे? आउटपुट अपॉन जो हमने दोनों कॉमन मोड पे इनपुट दिया है वो, तो हमारा गेन वहां से निकल आएगा. हमारे पास 2 गेन आ गए, एक डिफरेंशियल वोल्टेज गेन आ गया, एक कॉमन मोड वोल्टेज गेन आ गया. दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो कहलाएगा CMRR. अभी टेंशन ना ले, ये आगे जब ओपन पैरामीटर्स आएंगे ना तो इनकी फिर से डेफिनेशन आएंगी, तब मैं आपको इनकी डेफिनेशन कैसे टर्म्स आ रहे हैं, कैसे हमने डिफरेंशियल वोल्टेज गेन निकाला, कैसे कॉमन मोड वोल्टेज गेन, तब हम वहां पे करके दिखाएंगे इसको. अभी बस आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि जो CMRR होगा वो इनफिनाइट होगा. आइडियल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए 90 डेसिबल होता है लगभग. ठीक है, अब स्लीव रेट की बात आती है. स्लीव रेट क्या होता है? स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कि आउटपुट वोल्टेज में मैक्सिमम चेंज आए. और कब? पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में. 1 सेकेंड में अगर जरा सी भी हम इनपुट में छेड़खानी करें तो वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि ना के बराबर इनपुट पे चेंज करने पे, टाइम पे चेंज करने पे एक मैक्सिमम आउटपुट चेंज मिलता है. ठीक है, यानी कि अगर हम 0 सेकेंड पे भी कुछ चेंज करें
तो हमें वहां पे जितना भी आउटपुट चेंज हो सकता है तुरंत मैक्सिमम चेंज होकर मिलता है। भाई ऐसा डिवाइस तो बहुत अच्छा होता है कि जरा सा अगर हम 1 सेकंड पे भी कोई इनपुट में चेंज कर रहे हैं वो तुरंत रीड करके मैक्सिमम आउटपुट दे दे। हम कब कहते हैं कि डिवाइस हमारा अच्छा है, सेंसिटिव डिवाइस कब कहेंगे कि अगर हम इनपुट में जरा भी चेंज कर रहे हैं उसको सेंस करके तुरंत वो आउटपुट हमें जितना मैक्सिमम मिल सकता है वो प्रोड्यूस कर दे, तब हम कहते हैं कि वो डिवाइस बहुत अच्छा है। तो यानी कि जो हमारा ओपेम है वो बहुत ही अच्छा ओपेम है, यानी कि वो अगर उसका जो आउटपुट है, चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्फिनाइट हो, यानी कि हम ना के बराबर इनपुट चेंज करें, जीरो भी चेंज कर रहे हैं जीरो के टाइम सेकंड में भी, तब भी हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। तो जो कहते हैं जो अगर प्रैक्टिकल ओपन है तो प्रैक्टिकल ओपन के लिए कहते हैं कि जो स्लीव रेट होता है वो 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड में अगर 0.5 वोल्ट का भी चेंज आता है तो एक हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अगर ये आइडियल ओपन होता तो इसका स्लीव रेट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी कि वो 0 सेकेंड में भी कुछ चेंज होता है इनपुट में तब भी वो मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो दिस इज नोन एज स्लीव रेट। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि माइक्रो सेकेंड में चेंज होने वाले इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आउटपुट देना कहलाता है स्लीव रेट। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्लीव रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लीव रेट क्या चीज है। तो और दो इसमें एक है PSRR। PSRR मतलब पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ratio of change in input offset voltage due to the change in supply voltage producing it, keeping other supply voltage constant। जैसे हमने कहा था पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 इन वो क्या कहते थे, ऑफसेट नल, यानी कि ये जो है आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने की कोशिश करती थी जैसे हम उसको आईसी को ऑन करते थे। जैसे ही हमने इसको वीसीसी सप्लाई दिया आईसी को, ये क्या करेगा, उसको जीरो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब कि 0.001 था, अब इसको क्या करेगा 0.00001 कर दे। रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, कीपिंग अदर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, बाकी पूरे सर्किट में हम कुछ भी सप्लाई कर दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओपम आईसी पे मतलब है। ओपम की आईसी में अगर हम वीसीसी सप्लाई देते हैं आईसी को तो तुरंत वो कितना चेंज कर देता है किसमें, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में, उसका रेशियो निकाल दिया जाए, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द चेंज इन वीसीसी। जो हमने इसको जो हमने ओपम को आईसी दी है, सप्लाई दी है, वो सप्लाई में अगर हमने थोड़ा चेंज किया, उस थोड़े चेंज करने पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में क्या चेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो निकाल दें, तब वो कहलाता है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। और ये क्या है, ये जीरो होना चाहिए आइडल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 100% परफेक्ट होगा तो उनमें उसमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो पहले ही से होगा, क्योंकि अगर 100% ये परफेक्ट आईसी है तो उसमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको नलीफाई कर चुका होगा। तो जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा वीसीसी इक्वल्स टू जीरो, दैट्स वाई पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो फॉर आइडियल ओपम इज जीरो। ठीक है, वो जीरो होना चाहिए आइडियल ओपम के लिए। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल ओपम होती हैं उसका जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो देखा वो 30 माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट के हिसाब, 30 माइक्रो वोल्ट तो कितना कम होता है, वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चार्ट बना हुआ देखो, इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू दे रखी है, आइडियल वैल्यू दे रखी है। जो मैंने बताई थी कि इनपुट रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम है, आइडियल के लिए इन्फिनाइट होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस 75 ओम है और आइडियल के लिए जीरो होना चाहिए। बैंडविड्थ क्या है, प्रैक्टिकल में 1 मेगा हर्ज होती है और आइडियल के लिए इन्फिनाइट होती है। CMRR प्रैक्टिकल के लिए 90 डेसिबल, आइडियल के लिए इन्फिनाइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन आएगा तो जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर खाली आइडियल ओपन के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे पॉइंट वाइज, आइडियल वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट फॉर आइडियल ओपन,
इनपुट रेजिस्टेंस फॉर आइडियल ओपन इज इनफिनिट, ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे। अगर वो कंपेरिजन पूछता है तो इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू एक्सप्लेन दिस इन टेबुलर फॉर्म, जो टेबल बनी हुई है। तो वोल्टेज गेन हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, बैंडविड्थ हो गया, CMR हो गया, स्लीव रेट। अब बता इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो मैंने बताया, क्या अगर आइडियल ओपन होगा तो जीरो होना चाहिए? क्यों? क्योंकि भाई जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो हमने इनपुट को दिया नहीं है। जब हमने इनपुट को दिया नहीं तो आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? मिलना नहीं चाहिए। मतलब कि इन द absence of input there is a negligible output is present. That negligible output is voltage is known as input offset voltage and that must be zero for ideal op amp. आइडियल के लिए जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए उसकी वैल्यू 2 मिली वोल्ट होती है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो इन्होंने जब प्रैक्टिकल ओपन किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा इसमें तो ना के बराबर इनपुट है, वो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट के आसपास प्रेजेंट है आउटपुट वोल्टेज, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इनपुट बायस करंट क्या होता है? इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट बायस करंट का मतलब क्या है? कि जो भी हमारा करंट दोनों पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे दो दो टर्मिनल्स हैं। एक एक टर्मिनल है हमारा इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर इफ वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ बोथ द इनपुट्स, जैसे मान लो हमने I1 पे इन्वर्टिंग पे 2 एम्पेयर करंट जा रहा है और उस पे 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाल दिया, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2.5 आ गया। इफ वी आर टेक फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द टू करंट एंटरिंग एट द टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प, क्योंकि हमारे पास दो ओप एम्प के टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, उस पर जो भी करंट की वैल्यू जा रही है उसका अगर हम एवरेज निकाल दें, यानी डिवाइड बाई 2 कर दें, दैट इज नोन एज इनपुट बायस करंट। ठीक है, मान लो एक टर्मिनल पे 2 वोल्ट करंट जा रहा है, एक पे 3 जा रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 + 3/2, तो कितना 2.5 आ गया। तो नैनो एम्पेयर में आता है। जो प्रैक्टिकल ओपम है उसको उन्होंने देखा, जब ये इनपुट बायस करंट निकाला तो वो 50 नैनो एम्पेयर आया, लेकिन ये आइडियल होता तो जीरो आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही इनपुट ऑफसेट करंट है। इनपुट ऑफसेट करंट क्या है? व्हेन वी टेक द डिफरेंस ऑफ द टू करंट, जैसे अभी हम दोनों को जोड़ देते एवरेज निकाल लेते, उसमें क्या करें, हम दोनों करंट का डिफरेंस निकाल दें। जैसे मान लो A1 पे जा रहा है 2 और इन्वर्टिंग पे जा रहा है 2 एम्पेयर करंट और नॉन इन्वर्टिंग पे जा रहा है 1 एम्पेयर करंट, तो हम क्या करें, दोनों का माइनस निकाल दें, माइनस कर दें, तो जो करंट मिलेगा वो करंट कहलाएगा इनपुट ऑफसेट करंट। लेकिन वो आइडियल वैल्यू प्रैक्टिकल होगा तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, जीरो, क्योंकि वो आने नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो नैनो एम्पेयर में करंट आता है, ना के बराबर। नैनो एम्पेयर कितना छोटा होता है, 10⁻⁹ है ना, तो ना के बाद 0.0000 बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो ये इनपुट बायस करंट क्या है? व्हेन वी टेक द एवरेज ऑफ द टू करंट एंटरिंग एट द टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प। हियर क्या है? व्हेन वी टेक द डिफरेंस ऑफ द टू करंट एंटरिंग द टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प। तो इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इतना आज पढ़िएगा, यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स तक। ठीक है, उसके बाद में कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन्वर्टिंग ओपन क्या होता है, इसके ओपन के कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 2 कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से हैं? ओपन लूप और क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप के 2 पार्ट हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, उससे कल डेरिवेशन करेंगे और आगे चीजें पढ़ेंगे उसकी। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? प्रॉपर्टीज इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। हाँ, इतना हम लोग पहले पढ़ चुके थे 2 लेक्चर में, तो मैंने दोनों लेक्चर का आज आपको रिवीजन करा दिया पूरे एक तरीके से। ठीक है, अब ओपन कल हम लोग जो है ओपन की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन की कॉन्फ़िगरेशन 2 होती हैं, एक होती है ओपन लूप, एक होती है क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप में 2 पार्ट होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। फिर वहां से आपके सारे डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग से। ठीक है, तो आज आप लोग इतना पढ़िएगा, इतना आप लोग कवर अप कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत हो तो कल पूछेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है भाई? सर आप नोट्स सेंड कर देना ये वाले। हाँ, नोट्स में अभी मैं ERP पे डाल दूंगा, आप लोग भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में भी डाल देना। हाँ, ग्रुप में भी डाल दूंगा। अभी आधा घंटे का मुझे टाइम दो, मैं अटेंडेंस वगैरह मार्क कर दूँ, उसके बाद फिर करूंगा, भेजूंगा। अटेंडेंस